नमस्कार, राष्ट्रपुर से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में निजाम बदलते ही स्थानीय प्रशासन के तेवर ही बदल गए। सोशल मीडिया में पोस्ट डाली जा रही है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के पीछे अकबर और ढेबर का बहुत बड़ा हाथ है। राजधानी रायपुर में माप और एजाज ढेबर के संरक्षण में चलने वाले तमाम ऐसे अवैध कब्जे जो न केवल सालेम स्कूल के बाहर लगाए गए थे, शहर के चारों तरफ जहां जहां अवैध कबाड़ खाने और ऐसी ही दुकानें लगाई गई थी जिन्हें वर्ग विशेष चलाते थे, उनके विरुद्ध चुन चुन कर कार्रवाई हो रही है। बरसते पानी में बुलडोजर ने एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे ही हालात भिलाई और दुर्ग में देखने को मिले, जहां खुलेआम सड़क किनारे शराब पी जाती थी, अवैध चखना सेंटर चलाया जाता था। खुली आंखों से पुलिस और आबकारी प्रशासन सब कुछ देखता रहा, लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है तो इस पर भी प्रश्न तो खड़ा होगा ही कि ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई। अभी तो नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ है, नई सरकार ने शपथ भी नहीं लिया है। ऐसे में जो फुर्ती दिखाई जा रही है, जो कार्रवाई की जा रही है, वहाँ यह प्रश्न भी बेहद लाजमी है कि क्या वाकई ही प्रशासन पहले ईमानदार था या अभी ईमानदारी बरत रहा है। दरअसल समूचे छत्तीसगढ़ में कुछ हालात ही ऐसे थे कि जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन सबके हाथ बांध दिए गए थे। न केवल एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण की बात सामने आ रही है, यहाँ आप सोचिए किस तरह से जगह जगह पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ शराब की दुकानें हैं वहाँ खुलेआम अहाता चलता है। अहाता यानी खुलेआम रोड किनारे शराब पीने की खुली छूट। वहाँ जो खाने पीने की सामग्रियाँ मिलती है उस पर आरोप लगाए गए कि कांग्रेसी नेताओं का संरक्षण था, कुछ छुड़भैया नेता ऐसे चलाते थे। और अब जब दुर्ग के एसपी ने 50 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें 3 चखना सेंटर संचालक थे, तो ये कार्रवाई प्रारंभिक मानी जा रही है। दरअसल ऐसी ही कार्रवाई की अपेक्षा पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा था। अब सोशल मीडिया का दौर है, तस्वीरें तुरंत लोगों के पास पहुंच जाती है। हर कोई मोबाइल लेकर चलता है जिसमें कैमरा होता है, जहां हर आदमी फोटो खींचकर सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए तत्पर रहता है। बावजूद इसके जो कुछ चल रहा था खुलेआम चल रहा था, जिसका गुस्सा आम जनता के दिलों में था, और वोटिंग के दौरान यही गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के जीत के रूप में प्रकट हुआ। अब जब पूरा निर्णय हो चुका है, जनादेश मिल चुका है, तो आगे ऐसी ही कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है। अब मैं आपको 9 अप्रैल 2023 की एक तस्वीर दिखा रहा हूं। एक बेबस पिता ने किस तरह से रोते हुए अपने बेटे की जलती हुई चिता के सामने मुझसे बात करते हुए इस बात को स्वीकार किया था कि उसके बेटे को एक मंत्री के संरक्षण में मारा गया है, मॉब लिंचिंग हुई है। वो इलाका बाद में खूब चर्चित हुआ, साजा विधानसभा का बीरनपुर, जहां से भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई। भुवनेश्वर साहू के पिता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन चुके हैं। शाम को हुई हत्या के बाद अगली सुबह जब मैं उनसे मिलने पहुंचा, तमाम विपरीत हालात थे। पुलिस ने हमें पत्रकारिता करने से रोका, हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग से रोका। बावजूद इसके जब हम मौके पर पहुंचे तो ईश्वर साहू और उनके पुत्र कृष्णा साहू ने वो जो आप बीती बताई उसे न प्रसारित करने के लिए अनेक मीडिया संस्थानों पर दबाव रहा होगा, लेकिन हमने तब भी दिखाया। और एक बार फिर वो चंद लाइनें आपको सुननी चाहिए कि आखिर ईश्वर साहू ने किस तरह से खुलकर क्या कुछ कहा था। होने का यही कि ये हिंदू लड़की को लेके चले गए मुसलमान लोग, तो हम लोग हिंदू सभा किए थे यही मैदान पे। जब से वो लोग खून नस लिए बैठे, अब इनको मारना चाहिए। और ऊपर से एक नेतागिरी करता है अंजोर सिंह नाम का, जो चौबे का चमचा है, चौबे का हाथ है। वो बोलता अब साले लोगों को एक एक तेलुगु उठाऊंगा, बोलता यहाँ से 365 गाँव मेरे चौबे के लिए, बोले एक बीरनपुर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, बोले चुनाव तो होने दे, एक एक तेलुगु उठाऊंगा। वो और मुसलमान लोगों को और सपोर्ट देता, मारो साले को, एक एक तेलुगु मारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ करके। और चौबे का हाथ है इसको। हम लोग उधर गए, चिल्लाने का आवाज आया कि मार रहे करके ना, झूठ बोल कर लेके गए हमको कि उकसाए हमको कि मार रहे करके, तो हम लोग छोड़ाने के लिए गए सर। तो ना उधर मेरे भाई को ना पकड़ लिए उस लोग ने, छोड़ने नहीं दिया और उसको चाकू कुछ से मार दिए।
और घसीट कर लेकर जाकर मस्जिद के सामने मारा। भुवनेश्वर साहू की जिस तरह से जिहादी मानसिकता के कुछ लोगों ने बर्बरता पूर्वक मॉब लिंचिंग के माध्यम से हत्या की थी, उसे पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने भी उस गहराई को समझा। उसके बाद मृतक भुवनेश्वर साहू के मजदूर पिता ईश्वर साहू को अपना कैंडिडेट बनाया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मृतक भुवनेश्वर साहू समाज से आते थे और साजा विधानसभा का यह इलाका बेमेतरा जिले से जुड़ा हुआ है। बेमेतरा में भारतीय जनता पार्टी ने कई नए प्रयोग किए और एक प्रयोग यह भी किया कि अपनी नेत्री सरोज पांडे को विधानसभा में प्रचार करने का मौका ही नहीं दिया। एक सोची समझी रणनीति थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2014 में मोदी लहर में भी सरोज पांडे लोकसभा चुनाव हार गई थी। 11 में से भारतीय जनता पार्टी को 10 पर जीत मिली, लेकिन दुर्ग लोकसभा की जीती हुई सीट मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी। तब उस दौरान आरोप लगा कि सरोज पांडे ने साहू समाज के एक स्थानीय बड़े नेता के ऊपर हमला किया, उस पर झापड़ मारा, उसके पीएसओ ने हमला किया। ऐसे तमाम आरोपों के बाद साहू समाज लामबंद हो चुका था। खुलेआम सरोज पांडे के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा। परिणति ये रही कि विधानसभा चुनाव बेमेतरा का ताम्रध्वज साहू 2003 में हार चुके थे। उसके 4-5 महीने बाद वो सरोज पांडे के सामने कैंडिडेट थे कांग्रेस के। परिणाम भी देखने को मिला कि ताम्रध्वज साहू चुनाव जीत गए। शायद यही कारण रहा होगा कि बीरनपुर की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरोज पांडे जैसे ऐसे नेताओं को प्रचार से दूर रखा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंच सकता था। हालांकि वो घटना 2014 की थी, लेकिन हालात अब भी तब से जुदा नहीं हैं। कुछ घटनाओं को समाज कभी नहीं भूलता। फिलहाल छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा से पहले एक बड़ा बदलाव हुआ है। माहौल तैयार किया गया है कि किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। राजनीति में कुछ भी संभव है। यहाँ मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ नाम भिजवाए जा रहे हैं और कुछ नाम सोशल मीडिया में चलवाए जा रहे हैं। 2 आदिवासी चेहरों के नामों की खूब चर्चा हो रही है। एक मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, जो सरगुजा से सांसद होने के अलावा भरतपुर सोनहट से विधानसभा चुनाव जीत कर आई हैं। इनके अलावा पूर्व केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री विष्णुदेव साय के नाम को भी खूब तेजी से आगे बढ़ाया गया। दरअसल इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। ऐसा माहौल कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, इस पर भी पार्टी के रणनीतिकारों की बारीक निगाहें दिल्ली से ही लगी हुई है। अनेक सूत्रों से ढेर सारी जानकारियां जुटाई जा रही है कि आखिर किस तरह से आतिशबाजी के साथ मिठाइयां खिलवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये मिठाइयां जीत की है, लेकिन बधाइयां मुख्यमंत्री बनने की दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है। इसमें वैसे तो गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है उसके पीछे कुछ और ही दिमाग काम कर रहा है। इस रेस में सबसे बड़ा ओबीसी नाम उभर कर आया है अरुण साहू का, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोरमी से विधायक का चुनाव जीत कर आए हैं। वो बिलासपुर के सांसद हैं। 9 अगस्त 2022 से लगातार वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहे, जिस तरह से आक्रामक तरीके से उन्होंने पार्टी की नीति और उद्देश्यों को जनता के सामने रखा, पूर्ववर्ती भूपेश सरकार से लोहा लिया, तो उसका इनाम भी उन्हें मौजूदा समय में मिलता हुआ नजर आ रहा है। रेस में उनका भी नाम मुख्यमंत्री के रूप में मजबूती से रखा जा रहा है। 15 साल वाले पुराने सीएम डॉक्टर रमन सिंह अपने जिले से इकलौते ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत कर आए हैं। राजनांदगांव जिले की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिली है। कमोबेश ऐसे ही हालात रायगढ़ के हैं, जहां ओपी चौधरी तो चुनाव जीत गए, लेकिन जिले की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिली है। ये वो नाम है जिनकी चर्चा मुख्यमंत्री के लिए हो रही है। खासकर ओपी चौधरी के लिए युवा वर्ग उनका नाम सोशल मीडिया में तेजी से प्रस्तुत कर रहा है। जनभावनाओं के सम्मान के साथ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह भी देख रहा है कि 2024 में जहां छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीट है, मौजूदा समय में 9 पर ही भारतीय जनता पार्टी काबिज है। वो 11 की 11 सीटें भाजपा को कैसे मिल सके। यहाँ एक बात और गौर करने वाली यह है, आने वाली 22 मार्च यानी 2024 की 22 मार्च को राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।
मौजूदा हालात में लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दोबारा 6 साल के लिए राज्यसभा का सांसद बना सकती है। इस पर भी कई लोगों की निगाहें बनी हुई है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा हो रहा है कि यदि डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता 2023 में, तो आखिर उनकी स्थिति क्या होगी? क्या वो पार्टी के मार्गदर्शन बनकर छत्तीसगढ़ में काम करेंगे या केंद्र की राजनीति करेंगे? इस पर कयास लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से माहौल बदला है, उससे तो नहीं लगता कि डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इन सब के अलावा राजनीति के लिए कहा जाता है कि राजनीति जो न कराए कम है। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि टिकट वितरण से पहले लगता नहीं था कि डॉक्टर रमन सिंह की कुछ चलेगी, लेकिन जब टिकट वितरण हुए तो कई ऐसे नाम चौंकाने वाले थे जिन पर डॉक्टर रमन सिंह की मनमर्जी चली और उनके कैंडिडेट चुन करके आए। यही कारण है कि अब एक बार फिर डॉक्टर रमन सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां के मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान आगे की राजनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बात विचारधारा को मजबूती देने की हो रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो उसके बाद 4 साल का कार्यकाल डॉक्टर रमन सिंह का भी बचा हुआ था छत्तीसगढ़ में। 2018 तक वो बहुत पावरफुल हो चुके थे, अपनी मनमर्जी से कई निर्णय भी लेने में सक्षम हो चुके थे। तब के रमन सिंह और अब के रमन सिंह में बहुत अंतर आ चुका है। उसके पहले 2017 में भाजपा ने एक प्रयोग किया, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया यूपी का। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रयोग हुए उसे भाजपा शासित अन्य राज्यों में आजमाया गया। खासकर पूर्वोत्तर के राज्य असम में जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मदरसों के विरुद्ध एक्शन लिया, जिस तरह अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया, खुलकर बयानबाजी करने के साथ उन्होंने ऐसी ताकतों को पहचाना जो देश विरोधी गतिविधियों में लगी रही। तुष्टीकरण के विरुद्ध उन्होंने कोई मुरव्वत नहीं की। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुलकर काम करने वाले मुख्यमंत्री की तलाश कर रहा है, जो खासकर हिंदुत्व के एजेंडे पर कायम रहे। आने वाले दिनों में यानी 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम के मंदिर का श्री गणेश होगा, उसके बाद तो देश का माहौल हिंदूमय होगा ही, लेकिन उसके पहले की जो तैयारी हो रही है वो मुख्यमंत्री के सही चेहरे के चयन को लेकर हो रही है। उस फार्मूले पर जो फिट बैठेगा उसके नाम पर अंतिम मुहर लगभग लगाई भी जा चुकी है, लेकिन जो चयन प्रक्रिया होती है उसे भी हमें समझना होगा। भाजपा में मुख्यमंत्री चयन को लेकर आमतौर पर बहुमत मिलने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व एक केंद्रीय पर्यवेक्षक राज्यों में भेजते हैं, जो नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाते हैं। यहाँ पर एक नाम पर राय बनाई जाती है, फिर प्रस्तावक और समर्थक उस नाम पर प्रस्ताव करते हैं, जिस पर सभी की औपचारिक सहमति होती है। फिर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होता है। विधायक दल की बैठक के बाद एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के पास मिलने पहुंचता है और बहुमत का दावा करता है और सरकार बनने का आग्रह करता है, जिसके बाद राज्यपाल शपथ ग्रहण की अनुमति प्रदान करता है। भाजपा लंबे समय से ऐसी ही प्रक्रिया को परंपरा के रूप में आजमाती रही है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसे लग रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम का चयन दिल्ली से हो चुका है, लेकिन प्रक्रिया वही पुरानी वाली अपनाई जाएगी। यदि मैं तारीखों की बात करूं तो आने वाली 8 दिसंबर को विधायक दल की बैठक संभावित है और 10 तारीख यानी मानव अधिकार दिवस के दिन छत्तीसगढ़ की नई सरकार का शपथ ग्रहण संभावित है। ये तारीखें हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं बताई गई है, लेकिन जो तैयारी चल रही है, जिस तरह के हालात हैं, जो अंदर खाने की रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, उस पर यही तारीख फिट बैठ रही है। धड़कनें बढ़ा देने वाली इन तारीखों के नज़दीक आने से पहले जानकारी मिली है कि मंत्रालय के कुछ आला अधिकारी बैक डेट में हस्ताक्षर कर रहे हैं। जो लिपापोती की तैयारी चल रही है उस पर पुराने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने एक्स पर कुछ कमेंट किए, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि वक्त बदल चुका है और हम ऐसे लोगों को कदापि नहीं छोड़ेंगे। पूर्व मंत्री राजेश मूणत का भी एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने दावा किया है कि वो रायपुर के स्काई वॉक के ऊपर
कांग्रेस की स्मारक बना देंगे। जो भी होगा कांग्रेस पार्टी का स्मारक बनाऊंगा उसको मैं। कुछ ऐसे ही बयानों के कारण राजेश मूणत चर्चा में रहते हैं। ऐसी ही चर्चाओं के बीच यह चर्चा भी तेजी से हो रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद जो उनकी प्राथमिकताएं थी, जो घोषणा पत्र में मुद्दे शामिल किए थे, उसमें किसानों को आने वाली 25 दिसंबर यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के मौके पर बोनस देने के अलावा प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी। इसके अलावा कई अन्य बड़ी घोषणाएं थी, खासकर महतारी वंदन योजना, जिसके लिए बहुत भारी भरकम बजट का इंतजाम केंद्र की मदद से हो तो जाएगा, उसे जमीन पर उतारना होगा, जिसका लाभ सीधे तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सके। बदले हुए हालात में जब से छत्तीसगढ़ का निजाम बदला है, जिस तरह सल्तनत बदली है, वहाँ माहौल किस तरह का है वो तो शुरुआती दौर में बुलडोजर और चखना सेंटर के हटाने से दिख रहा है। अभी कुछ और तस्वीरें बदलेगी, कुछ ऐसी ही जिहादी मानसिकता का एक्सपोज होना बाकी है, जिस पर खूब राजनीति होगी। अंदर खाने ढेर सारी खबरें हमारे तक चलकर आ रही है, इन पर हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। राजनीति की सुचिता के लिए, देश और समाज के लिए अच्छे लोगों को राजनीति के माध्यम से ही सही देश और समाज की सेवा करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।